Hello my dear friends, how are you? I hope you are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic of Specific Relief Act. In the last previous class of Specific Relief Act, we have already started the topic relating to rescission of contract. Rescission of contract के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 27 to 30 जो है rescission of contract से डील करता है। सेक्शन 27 का क्लोज फर्स्ट हम निकल लिया था, जो कंडीशन बताता है कि rescission of contract क्या होता है और किस कंडीशन में rescission of contract किया जा सकता है। फिर उसके बाद हमने जो है लिमिटेशन जो है उसके रिगार्डिंग जो एक्सेप्शन भी आप बोल सकते हो, जो क्लोज 2 में था उसका फर्स्ट एक्सेप्शन मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ। उसकी फर्दर जो एक्सेप्शन है, जो लिमिट्स है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है वो हम लिमिट से स्टार्ट करते हैं। दोबारा से जो फर्स्ट पॉइंट है वो भी मैं आपको डिस्कस करवा देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट कहता है व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन अफर्म्ड और रेटिफाइड बाय द प्लेंटिफ। मान लो जो प्लेंटिफ है, जो कोर्ट में गया है कि जी हमारे इस कॉन्ट्रैक्ट को रेसिशन कीजिए, आप रिसाइन कीजिए, अगर उसने खुद ही पहले अफर्म्ड कर दिया था, ये कह दिया था कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करूंगा, रेटिफाई हो गया तो उसके बारे में उसके द्वारा कंसेंट दे दी जा चुकी थी, तो उस मामले में रिसाइन नहीं हो सकता। कोर्ट जो उस मामले में रिफ्यूज कर सकती है। सेक्शन 19 जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो भी डील करता है कि राइट ऑफ रिसाइंड ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट विद द कंसेंट ऑफ ए पार्टी हैज बीन ऑब्टेन्ड, जहां कंसेंट है पार्टी की मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड से ली गई हो। इसके रिगार्डिंग केस भी डिस्कस किया था। फिर आगे जो है लैप्स ऑफ टाइम के रिगार्डिंग हमने इसमें डिस्कस किया था कि अगर टाइम लैप्स हो जाए तो क्या होगा। तो इसमें ये बात कही गई थी कि अगर एक पर्सन मान लो उसके पास राइट है उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करने का और वो रीजनेबल टाइम में अगर कर देता है तो सही है। अगर मान लो रीजनेबल टाइम उसमें कुछ डिफाइन ही नहीं किया गया कि 10 दिन में करना है, 15 दिन में करना है, तो उस मामले में जो रीजनेबल अफर्मेशन के रिगार्डिंग, उसकी कंसेंट के रिगार्डिंग जो टाइम बनता है वो रिक्वायर्ड होगा। अब सेकंड पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं। व्हेन द पार्टीज कैन नॉट बी सब्सटेंशियली रिस्टोर्ड टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, जहां पर अब मान लो मौजूदा कंडीशन ये हो गई है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो परफॉर्म अगर नहीं कर पा रही है कोर्ट, नहीं करवा पा रही है कोर्ट, लेकिन उसमें ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि उसको अगर वो कैंसिल करती है यानी कि रिसाइंड भी करती है कोर्ट, तो भी जो पार्टी है उसको सेम पोजीशन पे नहीं लाया जा सकता, तो इस मामले में कोर्ट रिफ्यूज कर सकती है। द कोर्ट में ऑल्सो रिफ्यूज टू रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट वेयर ओइंग टू चेंज, सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए हैं। पहले कॉन्ट्रैक्ट की कुछ और कंडीशंस थी और ही कुछ परिस्थितियां थी, अब परिस्थितियां कुछ और चेंज हो गई है, उस मामले में कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन नहीं किया जा सकता। और पार्टीज कैन नॉट बी सब्सटेंशियली रिस्टोर टू द पोजीशन, पार्टी जो है सब्सटेंशियली मुख्य तौर पर उसी पोजीशन पर दोबारा नहीं पहुंच सकती उस मामले में जब उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट की स्टार्टिंग की थी। जब कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ था उस टाइम वो जिस पोजीशन पे थे वो मौजूदा टाइम में अब नहीं पहुंच सकते, तो उसके रिगार्डिंग भी कोर्ट को लगता है कि अब रिसाइन करने का कोई बेनिफिट किसी भी पार्टी को नहीं होने वाला, तो उस टाइम कोर्ट जो है रिफ्यूज कर सकती है। फिर है वन अ पार्टी वांट्स टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, जब एक पार्टी ये चाहती है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइडेबल डिक्लेयर करवाए, अवॉइड करना चाह रही है, उससे बच रही है, सो लॉन्ग एज द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी प्लेस्ड इन द सेम पोजीशन। और अगर ऐसा लगता है कि वो पार्टी जो है उसको रिसाइंड करके यानी कि वो अवॉइड करके सेम पोजीशन पे आ सकता है विच दे वर बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट बना था उससे पहले जिस पोजीशन पे थे, तो उस मामले में कोर्ट जो अलाउ कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, उसके थ्रू क्या पता आपको थोड़ा सा डाउट जो आपका क्लियर हो जाए। ए ने परचेज किया कुछ पीस बी से, एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि वॉइडेबल एट इज ऑप्शन, जो बाद में ए की तरफ से वॉइडेबल हो गया। ए गेट्स द प्राइज कन्वर्टेड इनटू सूट, अब ए चाहता है कि जो प्राइज है उस सूट के बदले में वो जो उसे मिले। एज राइट टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी एक्सरसाइज, ए का जो राइट था उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करने का वो अब एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता, बिकॉज ही विल नॉट बी इन ए पोजिशन टू रिटर्न द सूट पे प्राइस, ये प्राइस वर्ड है या पीस नहीं है। तो अब मान लो वो उसका प्राइस नहीं दे पा रहा, मान लो स्टार्टिंग में जब कॉन्टैक्ट किया था उस टाइम कुछ रुपया जो है उसने बयाने के तौर पर दिया जाता है, अर्नेस्ट मनी जिसे बोलते हैं। अब जो है ए इस कंडीशन में नहीं है कि वो उसकी पेमेंट जो है वापस कर सके। इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, अगर मान लो हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं, सेल ऑफ गुड्स के अंडर, तो इफ द बायर हैज़ राइट टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, अगर बायर के पास राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है बिकॉज ऑफ ब्रीच ऑफ ए कंडीशन, क्योंकि एक कंडीशन जो है ब्रीच हो चुकी है, द बायर्स राइट टू रिजेक्टिंग दोज गुड्स कम टू एन एंड, जो बायर का जो राइट्स था गुड्स को रिजेक्ट करने का वो खत्म हो चुका है। इफ द बायर नहीं, अगर वो बायर खुद जो है उनको एक्सेप्ट कर लेता है। मान लो कुछ ऐसी प्रॉब्लम, मान लो एक मकान की
या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ले लीजिए, बाइक ले लीजिए, उसकी मान लो स्टार्टिंग की कुछ पेशगी दी गई, जिसे साई बोलते हैं, बयाना बोलते हैं, कुछ पेमेंट दे दी गई। अब वो पेमेंट जो है जिसने सूट केस किया, सॉरी जिसने कॉन्टेक्ट किया था, उसके पास अब वो पेमेंट है नहीं, वो यूज़ कर चुका है। अब अगर वो व्यक्ति जिसके पास पेमेंट ही नहीं है, वो अगर ये चाहता है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करूँ, वॉइडेबल डिक्लेयर करवा दूँ, यानी कि वॉइडेबल इसे कर दूँ और रेसिशन करवा लूँ, तो वो नहीं करवा सकता। तो उस कंडीशन में भी कोर्ट क्या है, अलाउ नहीं करेगी। इन वालिस वर्सेस प्रैट के केस में क्या हुआ, द बायर ने परचेज कर लिए कुछ सीड्स बीज थे, जिनको स्पेसिफिकली इंग्लिश सैनफोन सीड्स बोला जाता था। सीड्स सप्लाइड बाय द सायर, जो सेलर के द्वारा जब उन सीड्स को सप्लाई किया जाना था, इन्फीरियर एंड डिफरेंट वेराइटी, और जो सप्लाई की गई वो क्या डिफरेंट वेराइटी की थी, जो थी जायंट सैनफोन सीड कर दिए। एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द सीड्स को सप्लाई करने के टाइम पर द बायर कुड नॉट मेक आउट द डिफेक्ट, बायर जो उन दोनों के बीच में जो कमियां थी वो नहीं निकाल पाया, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंशिएशन था, जो डिफरेंस था, वो मेंटेन नहीं कर पाया। वैरायटीज वर इनडिस्टिंग्विशेबल, कहने का मतलब है दोनों वैरायटी जैसी लग रही थी, उनका डिफरेंस उसे नहीं पता चला। द डिफेक्ट कुड बी नोन ओनली आफ्टर द सीड्स हैज बीन सोन, डिफेक्ट तो तब पता चलेगा जब उन बीजों को उगाया जाएगा। जायंट सैनफोन सीड्स और जो इंग्लिश सैनफोन सीड्स है, दोनों को जब उगाया जाता है तब उनकी क्वालिटी पता चलती है। द डिफेक्ट कुड बी शोन ओनली आफ्टर द सीड्स हैज बीन सोन, जब उनको उगाया जाएगा, एंड क्रॉप वॉज रेडी, जब फसल तैयार हो जाएगी। द बायर कुड क्लेम कंपनसेशन, यहाँ पर बायर जो है कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो उगा रहा है तो यूज़ में तो आ ही गया, तो यहाँ पर वो कंपनसेशन की डिमांड कर सकता है। देयर वॉज नो चांस ऑफ अवॉइडिंग, यहाँ उसके पास ऐसा कोई चांस नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर दे, कॉन्ट्रैक्ट से बच जाए और गुड्स को रिजेक्ट कर दे। इन द सेम सेंस, इसी सेम सेंस में अगर देखें, व्हेन द गुड्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड, जहाँ पर सामान ही खत्म हो चुका है, और हैव फर्दर चेंज्ड हैंड्स, या वो दूसरे ऐसे हाथों में चला गया है कि उसकी जो कंडीशन थी वो बदल चुकी है, कैन नॉट बी रिस्टोर्ड टू द प्लेंटिव को वापस नहीं भेजा जा सकता। और द गुड्स लाइक शूज, या मान लो शूज है, मार्केट से पहन के आए, पसंद करके आए, 7 नंबर के फिट आ रहे थे, घर आके देखा तो वो तो टाइट लग रहे थे, उनको पहन भी लिया, अब अगर ये चाहे कि उनको चेंज कर दे तो कर नहीं सकते। और लाइक वुड हैव बीन कन्वर्टेड इनटू, मान लो लकड़ी का कोई ऑर्डर था, लकड़ी आ गई है, अब लकड़ी से आगे फर्नीचर बन गया, वो कहते हैं कि जी कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड करो, अब लकड़ी ले जाओ, तो फर्नीचर तो बन चुका है, अब उसको जो है अवॉइड नहीं किया जा सकता, उस मामले में सिर्फ कंपनसेशन ही क्लेम हो सकता है। रिसिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट बी अलाउड, तो इस कंडीशन में रिसिशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है वो अलाउड नहीं किया जाएगा। व्हेन पार्टीज, थर्ड पॉइंट अब क्या कहता है, थर्ड लिमिट क्या है, व्हेन थर्ड पार्टीज हैव एक्वायर्ड राइट्स, अब मान लो थर्ड पार्टी ने कोई राइट गेन कर लिया हो। अब एक प्लॉट है, ए ने बी को बेचा, अर्नेस्ट मनी है, बी ने आगे जो थर्ड पार्टी को भी राइट्स ट्रांसफ़र कर दिए, उसको ये लगा कि ये तो प्लॉट मेरे पास आ ही जाएगा, अब वो थर्ड पार्टी के राइट भी उसमें राइज हो रहे हैं। उस मामले में अगर ए ये चाहे कि वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर दे और अर्नेस्ट मनी वापस कर दे, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि अब थर्ड पार्टी का राइट भी उसमें इन्वॉल्व हो चुका है। द कोर्ट में रिफ्यूज़ टू रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट, कोर्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन नहीं कर सकती, नहीं करेगी, मना कर देगी। वेयर थर्ड पार्टीज हैव, जहाँ पर तीसरी जो पार्टी है, ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के दौरान एक्वायर कर लिया है गुड फेथ में, एक ऐसा राइट एक्वायर कर लिया जिसका उसे पता ही नहीं था। अब मान लो ए ने बी को प्लॉट आगे एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट टू सेल, अब बी ये कहता है कि मेरे पास तो इसका जो है एग्रीमेंट मेरे फेवर में, और ये ट्रांसफ़र भी मेरे पास हो चुका है, पोजेशन मेरे पास है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, मैं आपको सेल कर रहा हूँ, आगे जो है उसका राइट हो गया। अब सी को ये नहीं पता कि अभी तक इसके पास प्रॉपर्टी नहीं आई, ये ट्रांसफ़र ही नहीं हो पाया है, तो उस मामले में जब सी को किसी प्रकार का नोटिस नहीं है, तो उस मामले के अंदर जो है गुड फेथ में अगर वो राइट ट्रांसफ़र हुआ है, तो भी उसको रिस्टोर बैक नहीं किया जा सकता, रिसाइन नहीं किया जा सकता। द राइट ऑफ रिसिशन में भी कौन, यहाँ पर राइट ऑफ रिसिशन चला जाएगा अगर बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन रिसाइंड, अगर कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करने से पहले ही सम थर्ड पार्टी हैज़ एक्वायर्ड अ राइट, तीसरी पार्टी जो है कोई राइट ले लेती है, एक्वायर कर लेती है इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट का मेन मैटर था उसमें। फिर कहता है कि अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड अनटिल अवॉइडेड, अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है जब तक वैलिड माना जाता है, जब तक उसको अवॉइड ना किया जाए, एंड इट बिकम्स वॉइड ओनली आफ्टर इट हैज बीन अवॉइडेड, इसे वॉइड तब कहेंगे जब इसको अवॉइड कर दिया गया, अवॉइडेबल डिक्लेयर करवाया जा चुका है, उसके बाद हम वॉइड की कंडीशन पर आ सकते हैं। देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट, एक ऐसी संभावना भी हो सकती है, सो लॉन्ग एज द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन अवॉइडेड, कि जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड किया गया है, देयर कुड बी क्रिएशन ऑफ एन इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ थर्ड पार्टी,
तो वहाँ पर थर्ड पार्टी के पक्ष में कुछ इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, तो उस मामले में भी उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप समझो, इन ए कॉन्टेक्ट ऑफ सेल के कॉन्टेक्ट में सर्टन गुड्स, कुछ एक गुड्स की बात हो रही है जो ए के बीच में है और आर के बीच में है। ये बी वर्ड है, यहाँ पर ए आर नहीं है, ये बी है, बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में हुआ। एज कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन, ए ने अपनी कंसेंट दी मिस रिप्रेजेंटेशन पे, सो हैज राइट टू अवॉइड द कॉन्टैक्ट, तो ए के पास राइट है कॉन्टैक्ट को अवॉइड करने का। बिफोर ए अवॉइड्स द कॉन्टैक्ट, इससे पहले कि ए जो है उस कॉन्टैक्ट को अवॉइड करे, उस कॉन्टैक्ट को रिजेक्ट करे, बी सेल्स दीज गुड्स टू सी, सेल्स की स्पेलिंग रॉन्ग है, बी ने वो गुड्स सी को बेच दिए। वाइल सी इज इन एक्टिंग गुड फेथ एंड हैज नो नोटिस, और सी को नहीं पता था कि वो टाइटल उसके पास डिफेक्टिव है। सी हैज़ एक्वायर्ड अ गुड टाइटल टू द वुड्स, सी ने क्या करा, उसको जो है गुड टाइटल ट्रांसफ़र हो गया, और ए का जो राइट था उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करने का वो नहीं आ सकता, क्योंकि जो गुड्स थे वो थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र हो चुके हैं। द पॉइंट में बी फर्दर एक्सप्लेन थ्रू द डिसीजन इन फिलिप वर्सेस ब्रुक्स, फिलिप वर्सेस ब्रुक के केस में क्या हुआ, इन दिस केस ए पर्सन नॉर्थ वेंट टू द प्लेंटिफ, एक पर्सन नॉर्थ जो है प्लेंटिफ की दुकान पे गया, कुछ पर्ल्स जिनका वजन जो था 2550 पाउंड था और एक रिंग थी 450 पाउंड की, ही टुक आउट अ चेकबुक टू राइट अ चेक फॉर सम 3000 पाउंड, 3000 पाउंड का चेक दे दिया। वाइल राइटिंग द चेक ही टोल्ड द प्लेंटिफ, उसने प्लेंटिफ को बताया, आई एम सर जॉर्ज बुलक, मैं जॉर्ज बुलक हूँ, एंड ही ऑल्सो मैंशन सर जॉर्ज बुलक्स रेजिडेंशियल एड्रेस भी बता दिया, किसी और व्यक्ति का नाम लेके कह दिया, अपने आप को मिस रिप्रेजेंट किया कि मैं सर जॉर्ज बुलक हूँ और ये उसका रेजिडेंशियल एड्रेस है। प्लेंटिफ ने सर जॉर्ज बुलक के बारे में सुना था, वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, और उसने जो एड्रेस है जॉर्ज बुलक का वो भी डायरेक्टरी से कंफर्म कर लिया। नॉर्थ ने बाद में प्लेंटिफ को बताया, आई शुड लाइक टू टेक द रिंग, मैं इस रिंग को ले जाना चाहता हूँ, एज इट इज़ माई वाइफ्स बर्थडे टुमारो, कि मेरी पत्नी का कल बर्थडे है, एंड ऑफर टू कलेक्ट द पर्ल्स आफ्टर द चेक वॉज कैश्ड, और ये कहा कि आप जो है कैश करवा लेना चेक को, और मैं जो पर्ल्स है लेके जा रहा हूँ। प्लेंटिफ हैंडेड ओवर द रिंग टू द नॉर्थ, प्लेंटिफ ने क्या किया, मिस रिप्रेजेंट उसने कर लिया अपने आप को, प्लेंटिफ ने क्या किया, उसको रिंग दे दी और ये सोचा कि वो सर जॉर्ज बुलक है। नॉर्थ ने बाद में वो रिंग जो है वो किसी डिफेंडेंट आगे किसी व्यक्ति को प्लेज कर दी, गिरवी रख दी 350 पाउंड में, हु टुक द सेम इन गुड फेथ एंड विदाउट द नोटिस ऑफ, अब उसे नहीं पता था कि ये गलत तरीके से अंगूठी लाई हुई है, तो गुड फेथ में उसने अपने पास रखा, प्लेज करवा लिया, और विदाउट एनी नोटिस ऑफ फ्रॉड, बिना नोटिस की कि उसके ऊपर कुछ फ्रॉड का मैटर है। प्लेंटिफ ने अब डिफेंडेंट को सू किया कि वो रिंग वापस कर दे। इस बात का कॉन्टेंशन की नॉर्थ ने जो है प्रॉपर्टी नॉर्थ के पास गई थी, क्योंकि ये मिस्टेक उसने अपनी गलत आइडेंटिटी बताई थी। इट वॉज हेल्ड दैट, ये बात कही गई कि ग्राउंड ऑफ मिस्टेक पे एग्रीमेंट तो वॉइड है। एट द प्लेंटिफ ने उसे सेल कर दिया, डिलीवर कर दी रिंग को थर्ड पर्सन को, हु वाज प्रेजेंट इन द शॉप, वो दुकान पर था। द कॉन्ट्रैक्ट वॉज ऑन वॉइडेबल ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड, कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ वॉइडेबल हो जाएगा उस ग्राउंड पर। इट मे बी नोटेड दैट, ये बात भी नोट करने लायक है कि व्हेन अ पर्सन रिसीव सम गुड्स, एक बार कोई व्यक्ति कुछ गुड्स रिसीव कर लेता है अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के तहत, एंड ही ट्रांसफर्स द गुड्स, और उसके बाद वो गुड्स ट्रांसफर कर देता है बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट, जब तक कि उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड ना किया गया हो, टू अ बोनाफाइड ट्रांसफरी, किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति को जिसने भरोसा करके उसको ट्रांसफर किया था। द ट्रांसफरी गेट्स ए गुड टाइटल, यहाँ ट्रांसफरी को एक अच्छा टाइटल मिल जाएगा। द डिफेंडेंट हैड देयरफॉर एक्वायर्ड ए गुड टाइटल, और डिफेंडेंट को एक अच्छा टाइटल वहाँ पर होगा। इन द केस ऑफ कंपनीज, अगर कंपनी के मामले में हम देखें, इफ अ शेयर होल्डर को अगर मिस रिप्रेजेंट करके रखा जाए तो क्या है कि वो शेयर परचेज कर लेता है और वो बाद में साइन भी कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को। हाउएवर इन केस द प्रोसीडिंग फॉर वाइंडिंग अप, जब मान लो कंपनी के वाइंडिंग अप की बात हो रही है, उसके बंद होने की बात हो रही है, तो शेयर होल्डर का जो राइट होता है वो जो एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उससे जो दूसरे क्रेडिटर्स हैं उनके भी इंटरेस्ट को, उनके भी राइट्स का हनन होता है। वेयर पार्ट ऑफ नॉन सेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट इज सोट टू रिसाइन, जहाँ पर नॉन सेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग नहीं किया जा सकता, उस मामले में भी कोर्ट रिफ्यूज कर सकती है। वेयर ओनली ए पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज सोट टू बी रिसाइन, एक हिस्से को सोट किया जा सकता है, रिसाइन किया जा सकता है, और रेस्ट को नहीं, तो उस मामले में कोर्ट मना कर देगी। व्हेन अ पर्सन यूज फॉर रिसेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, जब एक व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन करने के लिए सूट फाइल करता है, ही मस्ट द होल ऑफ इट रिसाइनेड, तो उसे पूरा का पूरा रिसाइन करना पड़ेगा। व्हेन द पार्ट्स ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट कंस्टिट्यूट वन इनसेपरेबल होल,
जब ये लगता है कि पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक ही ग्रुप में है। वन वन पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट सेपरेबल, जब कॉन्ट्रैक्ट का एक हिस्सा सेपरेट नहीं हो सकता दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से, लॉ जो है उस मामले में अलाउ नहीं कर सकता। रिसेशन का मतलब ये नहीं है कि जो भी आप जजेस की पावर है वो गलत तरीके से यूज़ करे। इट इज़ यूजली सेड दैट, ये हमेशा ही कहा गया है कि द राइट ऑफ रिसेशन कैन नॉट बी एक्सरसाइज आर्बिट्रेरली, है कि आप जो है बिना दोनों तीनों पक्षों को सुने आप कोई भी रिसेशन का डिसीजन नहीं दे सकते। दिस स्टेटमेंट इज अप्लीकेबल टू ए केस, वहाँ वेंडर ने डिसाइड करना चाहा था और वो जो है वेंडर की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर सकता, तो इन एबिलिटी टू कंप्लाई विद द रिक्वेजिशन, जो कंडीशन है उसको अगर वो कंप्लीट नहीं कर रहा है, स्टैंड्स ऑन डिफरेंट फुटिंग, तो वो अलग अलग लहजे में उसको समझा जाएगा और उसे रिसाइड नहीं किया जा सकता। तो ये तो था हमारे रिसेशन के पार्ट 2 का कंसेप्ट, जिसमें हमने लिमिटेशन को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन 28, 29 और 30 को बेयर एक्ट से डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट पे आ जाएंगे। आई होप आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया। अगर आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को जो है लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दिए, जिससे फर्दर जो भी वीडियो अपलोड होता है उसके सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। कोरोना के इस काल में आप अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।